जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात। इससे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझेंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। ओके, सो रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। ठीक, रेशियो का वास्तविक जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसको समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने क्या बनाया कि एप्पल है। ठीक है, ये इसको मान लो कि एक एप्पल है। सो हियर इज एन एप्पल, एक एप्पल है। ठीक, इस एप्पल को क्या मानेंगे? एक है कुल, तो अपने आप में क्या है? 100% है। एप्पल का आधा भाग कर देते हैं। एप्पल का जैसे आधा भाग करते तो वो कितना के बराबर होगा? 50% के बराबर होगा। प्रतिशत में जिस तरीके से ये हो रहा है उसी तरीके से रेशियो में भी बदलेगा। अगर ये पूरा एक एप्पल है तो फिर रेशियो में एक होगा, एक को 1/1 भी लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर बोला जाए तो रेशियो को सबसे पहला चीज़ कि P/Q के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, P/Q के फॉर्म में। यानी कि इसमें न्यूमरेटर भी होना चाहिए, और डेनोमिनेटर भी होना चाहिए। ठीक, न्यूमरेटर भी होना चाहिए और डेनोमिनेटर भी होना चाहिए। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश बटा हर, अंश बटे में हर होता है। ठीक, तो इसमें अंश भी होना चाहिए और हर भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुपात बोलेंगे। अब मान के चलो कि ये पूरा एक एप्पल की अगर बात करें तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक, रेशियो में भी एक लिखेंगे 1/1 और प्रतिशत में 100 लिखेंगे। अगर आधा एप्पल की बात करें, यदि आधा एप्पल की बात करें, हाफ एप्पल की बात करें, तो उसको कैसे लिखेंगे? 1/2। 1/2 का मतलब आप समझेंगे, ये तो न्यूमरेटर हुआ 1, डिनोमिनेटर हुआ 2। 1/2 का मतलब ये कि कुल 2 भाग हुआ, उसका 1 भाग की हम बात कर रहे हैं। यानी कुल जो है एक एप्पल है, एप्पल तो एक ही है, क्योंकि हम एप्पल के बारे में बात करें तो एप्पल तो एक है, एप्पल एक है, लेकिन कुल कितना भाग है? 2, और उसमें से 1 भाग की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कभी भी समझिएगा कि जो ओरिजिनल होता है वो बट्टे में होता है, जो रियल होता है, जो ओरिजिनल होता है, वास्तविक होता है, वो क्या होता है? बट्टे में होता है। ठीक है, तो वास्तविक बट्टे में होता है, और जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है? ऊपर में होता है। ऊपर मतलब न्यूमरेटर में होता है। तो डिनोमिनेटर जो बताता है वो पूरा वास्तविक बताता है, टोटल बताता है। डिनोमिनेटर क्या बताता है? टोटल बताता है। किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, किसी भी वस्तु के बारे में बात करें, कोई भी खाने वाला चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में बात करें तो जो डिनोमिनेटर है वो टोटल को बताता है, यानी ओरिजिनल को बताता है, और जो न्यूमरेटर होता है, जो जिसके बारे में बात करते हैं, वो चीज़ को बताता है। आगे जैसे जैसे प्रश्न में आएगा वैसे वैसे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ को हम लोग को क्लियर करना थी। इसको हम लोग बोलते हैं कि अनुपात यानी कि रेशियो बोलते हैं। अब बात करते हैं समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन ये होता है कि एक तो अनुपात ऑलरेडी है, दूसरा वाला जो अनुपात होगा वो भी उसी के जैसा हो या बराबर हो, एकदम आइडेंटिकल हो, तो उसको समानुपात बोलते हैं। यानी कि इक्वल रेशियोज बोल सकते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वल रेशियोज, इक्वल रेशियोज। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जब दो आपस में बराबर हो, क्या? जब दो आपस में, यहाँ पर देखिए मिसिंग हुआ है, जब दो रेशियो, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अनुपात, यहाँ पर अनुपात लिखा है, ठीक है ना, रेशियो। सो हियर इज अनुपात। ठीक, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इसे समानुपात कहा जाता है। ठीक, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक, ये बात हम लोग समझेंगे यहाँ पर। जैसे मान के चलते हैं कि 5/10 है और एक क्या है? 25/50 है। अब ध्यान दीजिएगा कि सॉरी, यहाँ 25/50 है, तो 5/10 और 25/50 देखिए तो इसका क्या अनुपात समान है? 5/10 को घटाकर कितना लाएंगे? 1/2, और इसको घटाकर कितना लाएंगे? 1/2, यानी दोनों क्या है? आपस में बराबर है। दोनों का जो अनुपात क्या आ रहा है वो आपस में बराबर है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि क्या है? समानुपात है, यानी कि प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आएगा कि दो रेशियो आपस में बराबर, या दो से ज़्यादा भी अगर रेशियो आपस में बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। यानी कि वो उसकी जो अनुपात है वो समान है। समझ में आ गई बात? तो समानुपात और रेशियोज, ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना, एंड उसके बाद जितने भी अब टाइप बताएंगे हम आपको और उस पर आधारित जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। ओके, अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग कंसेप्ट समझने वाले हैं, जैसे कि बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, अनुपात को संतुलित करना, और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। ठीक है, देखिए उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए। A/B का मान जैसे दे रखा है 2/3, ठीक है। B/C का मान दे रखा है 5/7, ठीक है। A/B का मान 2/3 है, B/C का मान 5/7 है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये दोनों अनुपात बैलेंस है, संतुलित है?
ये दोनों अनुपात संतुलित नहीं है। कैसे नहीं है, हम लोग ये चीज़ भी पता लगा सकते हैं कि b का मान यहाँ 3 है, यहाँ b का मान 5 है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि b का मान यहाँ 3 है, b का मान यहाँ 5 है, तो दोनों में क्या डिफरेंस, यानी कि अनुपात क्या है, यह अनुपात असंतुलित है, संतुलित नहीं है। अब इसे हमें संतुलित करना है। क्या करेंगे, हमें b के मान को बराबर करना है। केवल b के मान को बराबर कर देंगे तो ये पूरा का पूरा अनुपात क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। और b का मान अगर बराबर करना होता है तो b के जो वैल्यू है उसको हेर फेर करना होता है, कुछ इस तरीके का। इस b का मान 3 को उठाकर यहाँ पर गुणा कर देंगे 3/3, और इस b का मान 5 को उठाकर यहाँ 5/5 गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि a/b बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, बट्टे में कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। यहाँ पर b/c अगर देख लो तो 5 तिया 15 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर b का मान कितना आ रहा है, 15, यहाँ पर b का मान कितना आ रहा है, 15। देखो b का मान दोनों जगह बराबर, यानी कि ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, यानी कि क्या हो गया, यह अनुपात बैलेंस हो गया। बैलेंस करने का फायदा क्या होता है ये भी समझ लो। बैलेंस करने का फायदा ये होता है कि इसमें कितने प्रकार के मेंबर दिख रहे हैं, ए, बी और सी, 3 प्रकार के। हम लोग डायरेक्ट इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, इसके मान को, इस वैल्यू को डायरेक्ट अनुपात में लिख सकते हैं, कुछ हेर फेर ही नहीं करना है। 10, 15 और 21, 10:15:21। लेकिन इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते थे, a/b/c लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि b का मान यहाँ 5 है, b का मान यहाँ 3 है, नहीं हो सकता। यानी कि बैलेंसिंग करने का फायदा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा है बैलेंसिंग करने का, कि हम लोग डायरेक्टली उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू को डायरेक्टली रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। b/q बराबर क्या है, मान के चलते हैं कि 4/5 है। ठीक है, उसके बाद q/r बराबर 7/9 है। ठीक है, अब ये देखिए कि दोनों अनुपात बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर q का मान कितना है, q का मान 5 है, यहाँ q का मान कितना है, 7 है। q का मान 5, q का मान 7 डिफर है दोनों अनुपात में। हमें बराबर करना है तो क्या करना है, इस q के मान 5 को उठा के यहाँ 5/5 कर देते, और इस q का मान 7 को उठा के यहाँ 7/7 कर देते, बस सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर p/q का मान कितना हो जाएगा, 7×6 = 28, बट्टे में कितना हो जाएगा, 7×5 = 35। यहाँ पर q/r का मान कितना है, 7×5 = 35, बट्टे में कितना हो जाएगा, 9×5 = 45। यहाँ पर देखेंगे q का मान कितना है, 35, यहाँ पर q का मान देखेंगे कि 35। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 28/35 और 35/45 ये दोनों क्या हो गया, दोनों अनुपात बैलेंस हो गया। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, q अनुपात मतलब q रेशियो, सॉरी p रेशियो, q रेशियो और r लिख सकते हैं हम लोग। p का मान कितना 28 है, q का मान कितना है 35 है, और r का मान कितना 45 है। ये आपके निकल गए। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं किसी भी रेशियो अनुपात को आपस में। ठीक है, यही मेथड होता है। एक से ज़्यादा भी अगर हो तब भी उसको हम लोग संतुलित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 1, 2, 3, 4 संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर तो अभी 2 ही अनुपात हमने संतुलित करके दिखाया, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 को भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रश्न में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और भी अधिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टाइप नंबर 1 में क्या, इफ a/b एंड b/c देन a/b/c। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा प्रकार है, जो कि अभी हम लोग पिछले वाले में भी, बैलेंसिंग वाले में भी सीखे। ठीक है, a/b और b/c, तो बैलेंस करने के बाद a/b/c हम लोग निकाले हैं, पिछले वाले में भी सीख लिया, फिर भी सीखेंगे यहाँ। जैसे मान के चलते एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। a/b यानी कि a/b का वैल्यू दिया रहा हो, क्या दिया रहा हो, जैसे कि 3/5 हो। ठीक है, b/c का वैल्यू दिया हो 7/9। ठीक है, अब हमें निकालना हो क्या है, a/b/c निकालना हो। ठीक है, ये जो a/b है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a/b यानी कि 3/5 लिखा जा सकता है। b/c को ऐसे लिखा जा सकता है, b/c बराबर 7/9। बिल्कुल सही है। ठीक, a/b/c हमें निकालना है, करना क्या है, कुछ नहीं, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग वाला सिस्टम है, बस बैलेंस करो, a/b/c निकल जाएगा। देखो कैसे, b का मान यहाँ 5 है, b का मान यहाँ 7 है, तो क्या करना है हमें, b के मान को दोनों जगह पे बराबर करेंगे, बैलेंस हो जाएगा, a/b/c निकल जाएगा। अब यहाँ करने क्या है कि इस b के मान 7 को उठाकर यहाँ 7/7 गुना कर दें, इस b के मान 5 को उठाकर यहाँ 5/5 गुना कर देना है, बस सिंपल सी है। अब a/b नया वाला कितना आ जाएगा, a/b 7 या कितना हो जाएगा 21, और 7×5 कितना हो जाएगा 35, a/b कितना हो जाएगा 21/35। इसका निकालो b/c यानी 7×5 35 और 9×5 45, कितना हो जाएगा, b का मान देखो तो दोनों जगह बराबर हो गया ना, a/b यानी वैल्यू केवल पुट करो बस। a का मान कितना है 21, रेशियो b का मान कितना आ गया, b का मान 35, यहाँ 35 लिख दो, रेशियो c का मान कितना है 45 हो गया। तो 21/35/45 इज द करेक्ट आंसर।
ओके, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बैलेंसिंग मेथड यूज करके। बिल्कुल बैलेंसिंग जो मेथड है इसका प्रयोग करके हम लोग इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये टाइप नंबर 1 था। अब देखेंगे टाइप नंबर 2। टाइप 2 में क्या है कि इफ A रेशियो B रेशियो C एंड C रेशियो D देन A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यानी कि A रेशियो B दिया हो, B रेशियो C दिया हो और C रेशियो D दिया हो, तो हमें निकालना A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। इसमें भी वही बैलेंसिंग वाला सिस्टम है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे, जैसे कि A बटे B का मान A रेशियो B यानी दिया हो 1/2, ठीक है। B बटे C यानी कि B रेशियो C का मान दिया हो 3/4 और C बटे D यानी कि C रेशियो D का मान 5/6 दिया हो, ठीक है। ठीक, ये रेशियो का मान दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि A रेशियो B रेशियो C निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो आसान है ना, A रेशियो B रेशियो C निकालना तो आसान है। कैसे? यहाँ पर देखेंगे कि B का मान 3 है, यहाँ देखेंगे B का मान 2, यानी दोनों जगह बराबर होना चाहिए, तब जाके ये दोनों रेशियो क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, करेंगे क्या, इस B के मान को उठा के यहाँ 2/2 कर देंगे गुणा, यहाँ इस B के मान को उठाकर यहाँ 3/3 गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो फाइनल आएगा A बटे B का मान कितना आ जाएगा, 3 एकम 3/3 दूना 6। B बटे C का मान कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 4 दूना 8। ठीक, अब यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C तो निकल गया ना, A रेशियो B रेशियो C तो निकला, कितना हुआ 3, A का मान B का मान 6 हो गया और C का मान कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, A रेशियो B रेशियो C का मान निकल गया, कुछ करना नहीं है। C रेशियो D का मान यहाँ पर उठाकर यहाँ पे रखना है, देखिए इस पोजीशन पे लास्ट से शुरू करना है, यहाँ पे 5 यहाँ पे 6, 5 रेशियो 6। ठीक, 5 रेशियो 6। अब करना क्या है, ध्यान से समझिए, 5 का गुना 3 से, 5 का गुना 6 से और 5 का गुना 8 से। ठीक, अपने अपने जगह पे लिख देना है। ठीक, और फिर 6 का गुना 8 से आखिरी में, 5 का गुना 3 से, 5 का गुना 6 से, 5 गुना 8 से, यहाँ पर A B C के पोजीशन पे रखना है और लास्ट वाला 8 गुने 6 करके D वाले पोजीशन पे लिख देना है। बस, बिल्कुल बस इतना सा काम करना है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो और D निकल जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर हो जाएगा रेशियो D। ठीक, ऐसे निकलता है, यानी कि A रेशियो B रेशियो C को इस तरीके से रख देंगे और C रेशियो D को यहाँ पर रखेंगे, यानी कि C के पोजीशन पे रखेंगे C वाला अगला मान, C वाला अगला मान C वाला का सामने रखेंगे और बस C का A से गुणा, C का B से गुणा, C का C से गुणा और फिर लास्ट वाला जो बचेगा C और D का गुणा करके D वाला की जगह पे रखेंगे। यानी गुणा करते हैं, 5 तिया 15, 5 छक्का 30 रेशियो 30, 5 आठी 40 रेशियो 40, 8 छक्का 48 रेशियो 48। हो तो गया A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक, बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकल जाता है। ठीक है, आगे में क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे भी और सीखेंगे। ठीक है, अगले टाइप को देख लेते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि यदि A रेशियो B रेशियो C और C रेशियो D दिया हो, ठीक है, और हमें A रेशियो D निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, फिर उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, A बटे B दिया हो 1/2, ठीक है, B बटे C दिया हो 3/4, ठीक है, C बटे D दिया हो 5/6 ये दिया हो। ठीक है, A बटे B बटे C और C बटे D दिया हो। हमें निकालना है क्या है, A रेशियो D निकालना है। देखिए सिंपल सा चीज़ है कि अगर इसको उठाकर आपस में गुणा कर दे, A बटे B बटे C और C बटे D को आपस में उठाकर गुणा करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ये देख लो। A बटे B गुणे B बटे C गुणे C बटे D गुणा करते हैं तो क्या आएगा, B से B कट जाएगा और C से C कट जाएगा, बचेगा क्या, A बटे D ही ना बचेगा, A बटे D ही ना बचेगा। अगर आपस में गुणा करते A बटे B बटे C C बटे D तो B तो कट ही जा रहा है, C कट ही जाता है, A बटे D ही बच रहा है। यानी कुछ करना ही नहीं है, इसके जो रेशियो है अनुपात है उसको उठाकर आपस में गुणा करना है। 1/2 गुने 3/4 गुने 5/6 कर देना है। ठीक, कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो गुणा कीजिए, गुणा कीजिएगा भी तब भी A बटे D का ही वैल्यू आएगा, क्योंकि हमें पता है थ्योरी तो यही है ना, B बटे B कट जाता है, C बटे C कट जाता है, तो थ्योरी तो वही है, तो कंसेप्ट कुछ नहीं लगाना। यहाँ पर देखिए 1 गुने 3 गुने 5 करते हैं, 5 तिया 15 और इधर हो जाएगा 4 दूना 8 छक 48 यानी 48। तो सिंपली आ जाएगा कितना, A बटे D बराबर कितना आ जाएगा, A बटे D बराबर हो जाएगा 15/48। ये सिंपल सा है, इस कंसेप्ट पर हम लोग आसानी से बना सकते हैं इससे। अब हम लोग टाइप नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है,
बिल्कुल आसान है। क्या कहता है कि यदि A रेशियो B हो प्रोपोर्शन टू C रेशियो D हो या फिर AD बराबर BC हो तो हमें निकालने के लिए बोलता है फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए या फिर सेकंड प्रोपोर्शन या थर्ड या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए देता है या फिर सेकंड प्रोपोर्शन निकालने के लिए देता है या फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए देता है। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शन या फिर फोर्थ दे देता है। ठीक, फोर्थ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात, समानुपात। ठीक, समानुपात। ठीक है, तो होता है क्या है कि जैसे ये A जो है ये फर्स्ट समानुपात है, ये B जो है सेकंड समानुपात है, ये C थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये पहला समानुपात A को हम लोग पहला समानुपात मानते हैं, B को दूसरा, C को तीसरा और D को चौथा। नहीं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे A बटे B बराबर समानुपात है ना, यानी प्रोपोर्शन है तो दोनों आपस में बराबर, यानी C बटा डी बी बराबर। तीसरा तीसरी गुणा करते हैं, AD बराबर कितना हो जाएगा BC। अगर हमें प्रथम समानुपात निकालना हो यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हो तो A को इधर रखते हैं, BC बटा में क्या करते हैं D करते हैं। अगर हमें द्वितीय निकालना हो तो क्या करते हैं कि AD बटा में B को इधर C को इधर ले आते हैं तो C बराबर क्या जाएगा B। इसके अगर हमें निकालना हो तीसरा समानुपात तो तीसरा निकालने के लिए क्या करना होता है, तो तीसरा करने के लिए AD को इधर रखते हैं, B भागा में करते हैं, C यहाँ पर आ जाएगा। और चौथा निकालना है तो यानी कि D बराबर BC बटा में A कर देते हैं। तो इस तरीके से समानुपात यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं। क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लेते हैं कि x रेशियो 3 है। ठीक है, और प्रोपोर्शन है कितना 6 है और रेशियो 9 है। ठीक है, इस तरीके का है कोई क्वेश्चन। तो हमसे पूछेगा क्या कि प्रथम समानुपात बताइए। ठीक है, प्रथम समानुपाती हमें निकालना है। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू दिया नहीं है, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब A का वैल्यू यहाँ पर A होना चाहिए। ये कंपेयर कीजिएगा इससे अगर तो A रेशियो B, ठीक है, प्रोपोर्शन टू C रेशियो D, यही होगा ना। ठीक, कंपेयर कीजिएगा तब। तो समानुपाती में करने का कुछ जरूरत नहीं होता है। देखिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, तीसरा तीसरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला ही मेथड लगाते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जिसका भी अगर मतलब प्रथम समानुपाती पूछता है तो प्रथम वाले को x मान लेंगे, अगर द्वितीय पूछता है तो दूसरे वाले यानी b वाले इसको x मान लेंगे। ठीक है, तीसरे वाले को पूछता है तो इसको मान लेंगे, चौथे वाले को पूछेगा तो इसको मान लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तीसरा तीसरी गुना वाला तरीका लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू निकल जाता है। देखिए सिंपल है, x बटा 3 इसको लिख सकते हैं बराबर होगा 6 बटे 9 भाई, क्योंकि समानुपाती है ना। तो x का मान निकालना है तो 6 बटे 9 गुणे 3 कर देते हैं। ठीक, 3 का 9, 3 दूना 6, x का वैल्यू कितना आएगा 2, यही हो जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन का वैल्यू। ठीक, इसी प्रकार से सेकंड प्रोपोर्शन यहाँ x दे देता है, यहाँ 2 दे देता है वैल्यू और यहाँ x रहता है तो फिर सेकंड प्रोपोर्शन हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड, इसी प्रकार से फोर्थ, बहुत ही सिंपल से आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला टाइप देख लेते हैं। अब देखिए पिछले वाले कंसेप्ट पर ही आधारित ये भी है। ठीक है ना, टाइप नंबर 5 जो है वो पिछले वाले कंसेप्ट पर ही आधारित है। देखिए इसमें क्या है, इफ A रेशियो B प्रोपोर्शन टू B रेशियो C है, यानी समानुपाती है, मतलब A बटा B जो है समानुपाती यानी B बटे C के बराबर है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 ही प्रोपोर्शन आ पाएंगे, 3 ही प्रोपोर्शन आ पाएंगे। ठीक है, उसमें 4 आते थे, इसमें 3 आएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों एंड पर, यहाँ पर देखिए B 2 जगह है, मतलब सेम है, इसलिए इसमें 3 ही आएंगे, 4 नहीं आएंगे। ये तो एक पहला हो गया, प्रथम हो गया, इसको हम लोग मध्यम बोलते हैं। B वाला आ जाएगा जो, ये मध्यम हो जाएगा और ये जो अंतिम वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड ही प्रोपोर्शन तक रहता है। तो इसमें हमसे पूछ देता है कि मध्यम यानी कि जो बीच वाला है उसका समानुपाती, मध्यम समानुपाती बताइए। तो सिंपल है, मतलब वही चीज़ें हैं, तरीका वही है, फार्मूला भी वही है, सब चीज़ वही है, कंसेप्ट भी वही है, बस। ठीक है, थोड़ा सा केवल जानना था कि ये प्रथम, मध्यम और ये अंतिम वाला क्या होता है। तो इसमें करना क्या है कि A रेशियो B है तो A बटे B लिख देंगे, B रेशियो C है तो इसको लिख सकते हैं B बटे C। ठीक है, क्रॉस करोगे तो अगर मध्यम वाला निकालना हो तो B स्क्वायर हो जाएगा ना, B स्क्वायर बराबर A इंटू C हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तीसरा तीसरी गुणा, B बराबर स्क्वायर रूट AC हो जाएगा। यानी मध्यम निकालने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर रूट में AC करना होगा। अगर मध्यम निकालना होगा तो स्क्वायर रूट में क्या करना होगा, AC करना होगा। तो हमसे पूछता है कि मध्यम समानुपाती बताइए यदि वैल्यू कितना है, मतलब प्रथम दिया रहता है 2 है और जो एक तो प्रथम 2 दिया रखता है और एक और दिया रहता है, मतलब 8 दिया है। ठीक है, मतलब अंतिम वाला प्रथम दे देगा और अंतिम दे देगा, प्रथम दे देगा और अंतिम दे देगा, प्रथम
और अंतिम का मान दिया है 2 और 8, हमें बताना है मध्यम समानुपाती। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला पे रखना है, यानी b बराबर हम लोग को पता है a इंटू सी, यानी ये हो गया प्रथम, ये हो गया अंतिम। तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा b बराबर 8 गुना 16, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी b का मान कितना आ जाएगा 4, यानी मध्य में कितना आएगा 4 आएगा। यानी कुछ इस तरीके का होगा 2:4 समानुपात 2:8। ठीक है, कुछ इस तरीके से, सॉरी यहाँ 4 होगा ना, यहाँ b भी है ना, b भी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर कटाओगे तो ये 1:2 होगा, इधर भी कटाओगे तो 1:2 होगा कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, तो ऐसा अगर प्रश्न आता है a:b b:c मध्यम समानुपात या पहला समानुपात निकालना है या फिर अंतिम समानुपात निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन एंड द लास्ट प्रोपोर्शन, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पर भी ध्यान देते हैं। टाइप नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलने वाला है आप सभी को टाइप नंबर 6 से। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। कहता क्या है कि संख्या a, b, c और d में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाए। यानी कहने का मतलब ये कि हमारे पास 4 नंबर दिए रहेंगे, हमारे पास 4 नंबर दिए रहेंगे, उसमें बताना है कि अब कितना जोड़ दिया जाए या फिर कितना घटा दिया जाए कि अगर 2 अंक को एक साथ लेकर अगर रेशियो बनाया जाए, ठीक, अनुपात बनाया जाए तो वो समानुपात हो जाए, मतलब कि दोनों आपस में बराबर हो जाए, दोनों के अनुपात बराबर हो जाए। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर समझेंगे, उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि a, b, c, d हमारे पास 4 नंबर दिए हुए हैं, तो हमें यही चीज़ बताना है कि इसमें कितना अंक जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए जिससे कि a/b c/d के बराबर हो जाए। यानी a और b को हम लोग a/b लिखेंगे, c और d को c/d लिखेंगे। यानी 4 जो नंबर दिए रहेंगे उसमें से 2 नंबर को a/b कर देंगे और 2 नंबर को c/d कर देंगे और दोनों आपस में बराबर होगा। एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर है 41, 51, 50 और 62, ये हमारे पास नंबर है, 4 है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट 2 नंबर है इसको आप मान लो a/b बराबर कितना 41/51, और इस दूसरे जो बाद के 2 नंबर है उसको मान लो c/d बराबर 50/62। अब फॉर्मूला यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ, इस फॉर्मूला का बस प्रयोग करना है और सॉल्व कर देना है। करना क्या है, a/b यहाँ है, तीसरा तीसरी गुना b गुने c करते हैं। b गुने c मतलब कि कितना 51 गुने 50, घटाओ ना bc, b गुने c यानी bc घटाओ a गुने d यानी कि 41 गुने 62 बट्टे में। अब जो है इतना घटाओ इतना किए तो पहले अब इसको लेंगे यानी कि a+d लेंगे, ठीक। तो a+d यानी 62 + 41, बस फार्मूला का प्रयोग करना है, घटाओ b+c यानी ये वाला 50 + 51, जिसको गुणा किए तब उसको जोड़ लेंगे और घटा देंगे, बिल्कुल। अब कुछ करना नहीं है, सॉल्व कर लीजिए। 50 से गुने 51 करेंगे तो 2550 आएगा, 50 गुने 51 करेंगे तो 2550 आएगा। 41 गुने 62 करके देखिए, 2 चौका 8, 6 एकम 6, 6 चौका 24, ठीक। तो 2 8 6 14 का 4, 4 एक 5 हो जाएगा यहाँ और यहाँ हो जाएगा 2, 2500 कितना आएगा 42, यहाँ जाएगा 2542, बट्टे में कितना आएगा 62 और 41 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 103, घटाओ 101, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करो, आ जाएगा कितना, ऊपर में 8 आएगा, ऊपर में कितना आएगा 8, ऊपर में कितना आ जाएगा 2550 में से 2542 घटाएंगे तो 8, नीचे में कितना आ जाएगा 2, कटा देते हैं कितना आ जाएगा 4। यानी कि 4 जो ये आया, ये जो 4 आया, इस 4 को हर एक नंबर से क्या करना होगा, जोड़ना होगा। मतलब हर एक नंबर में इस 4 को जोड़ देंगे तो a/b और c/d का जो अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा। जोड़कर भी चेक कर लो, जोड़ते 41 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 में 4 जोड़ दे, यहाँ पर ऊपर में लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 41 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। 41 में 4 जोड़ेंगे 45, 51 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, और 50 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54, और 62 में 4 जोड़ेंगे तो 66। करना क्या है, इसको बट्टे में रखना है, 45/55 रखो, ठीक है। और उसके बाद रखो 54/66 रखो। देखो रेशियो बता, यहाँ पर हो जाएगा 5 9 45, ठीक है, और 11 5 55, यानी इसका रेशियो आएगा 9/11। इसको देख लो कटाकर, यहाँ पर आ जाएगा 6 9 54, 6 9 54 और 11 6 66 हो जाएगा ना।
यानी यहाँ कितना आएगा 9/11। देखिए तो अनुपात दोनों बराबर हुआ कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, हमारे पास 4 नंबर दिए रहते हैं, हमें समानुपाती बनाना होता है, तो हमें बताना होता है कि उसमें कितना नंबर जोड़ेंगे या फिर कितना नंबर घटाएंगे। वो नंबर जो जोड़ेंगे वो चारों में बराबर जोड़ेंगे और घटाएंगे भी तो चारों में बराबर घटाएंगे। तो इस पर आधारित भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी कंसेप्ट है जिसको हम लोग क्लियर करेंगे और उसके पास बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाले हैं कि कुछ इस तरीके के भी अगर क्वेश्चन आते हैं या फिर रेशियोज में चेंज करने होते हैं तो किस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्टली। ठीक है, जैसे कि गिवन एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझेंगे, उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर दिया है 5A, ठीक है, इज इक्वल टू 6B इज इक्वल टू 2C ऐसे दिया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, A रेशियो B रेशियो C बताना है। ठीक है, डायरेक्टली A रेशियो B रेशियो C बताना है। तो हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सिंपली सबसे पहला चीज़ को आप लिखोगे कि A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या लिख सकते हो, इन 5, 6 और 2 को कुछ इस तरीके से लिखोगे। पहले 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/2। ठीक है, सिंपल सा है तरीका। देखिए 5A इज इक्वल टू 6B इज इक्वल टू 2C है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, A रेशियो B रेशियो C में लिखेंगे, 5 को 1/5 लिखेंगे, 6 को 1/6 लिखेंगे और 2 को 1/2 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना, अगर इसका एलसीएम निकलने लायक है नीचे वाला का तो निकाल सकते हैं, नहीं निकलने लायक है तो तीनों का गुणा करेंगे और तीनों का आपस में गुणा करने के बाद हर एक में बारी बारी से गुणा करेंगे। मतलब बिल्कुल इस तरीके से। देखिए ABC रेशियो निकालना 1/5 गुणे, अब 5 गुणे 6 गुणे 2 इसमें करना है, रेशियो 1/6 में भी 5 गुणे 6 गुणे 2 करना है, रेशियो 1/2 में भी 5 गुणे 6 गुणे 2 कर देना। बिल्कुल एकदम सिंपल से। ठीक, अब जिसमें गुणा करेंगे ये तो एक एक कटेगा, यानी 6 दूना 12 यहाँ बचेगा, यहाँ पर 6 से 6 कटेगा, 5 दूना 10 यहाँ बचेगा, और फिर यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कटेगा तो 5 6 30 यहाँ बचेगा। अपने हिसाब से आप इसको और भी जल्दी बना सकते हैं शॉर्टकट, कि जिसमें अगर गुणा करें तो उसका अंक आप मत रखिए, इसको आप क्या कीजिए, इसको ढक कर और 6 गुणे 2 करके यहाँ पर रख दीजिए फर्स्ट वाले जगह पे, यानी A वाले जगह पे क्या रखिए 6 गुणे, मतलब अल्टरनेट मेथड कुछ इस तरीके से बताते हैं, सिंपली क्लियर कर लीजिए। A रेशियो B रेशियो C है, तो हमने क्या माना 1/5 1/6 1/2 है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, अगर हमें इस पोजीशन का वैल्यू रखना है तो इसको नहीं लेंगे, 6 गुणे 2 लेंगे तो 6 गुणे 2 12 हो गए। अगर यहाँ वाला पोजीशन लेते इसको नहीं लेंगे, 5 दूना 10 यहाँ लेंगे, यहाँ वाला नहीं लेते इसको नहीं लेंगे, 5 6 30 यहाँ लेंगे, तो डायरेक्टली तो निकल गया A रेशियो B रेशियो C 12 रेशियो 10 रेशियो 30। इसको आप कटा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 15, यानी 6 रेशियो 5 रेशियो 15 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपली इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये तो पहला आपका कंसेप्ट है। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब वो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट हो जाएगा कि जैसे मान के चलिए कि 1/2A दिया है इज इक्वल टू दिया 1/3 B इज इक्वल टू दिया 1/4 C, इस तरीके का दिया रहा, तब क्या करेंगे। वहां पर तो डायरेक्टली 2A 3A 3B और 4C ऐसे करके था। अब यहाँ पर 1/2A बराबर 1/3C 1/3B बराबर 1/4C है। तो ऐसे में हमें अगर A रेशियो B रेशियो C निकालना हो तो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्टली इसको उठाना है, इस तीनों को उठाना है और डायरेक्टली लिख देना है, यानी 2 रेशियो 3 रेशियो 4 हो जाएगा। बस बिल्कुल कुछ नहीं करना है, 2 रेशियो 3 रेशियो 4 बिल्कुल डायरेक्ट आपको उठाकर लिख देना है, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो आपके पास आपको हम कंसेप्ट दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फास्ट काम करने के लिए, फास्ट रेशियो निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा। ओके, अब आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुपर्ब क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, 336, 288 और 161 का चतुर्थानुपातिक क्या है। चतुर्थानुपातिक का मतलब होता है कि चतुर्थ समानुपातिक। ठीक है, चतुर्थ समानुपातिक यानी कि 4th प्रोपोर्शन हमें बताना है। क्या बताना है, 4th प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, हम पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको। जिस प्रोपोर्शन के बारे में पूछता उसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमने क्या सीखा था कि A रेशियो B, ठीक है, प्रोपोर्शन टू C रेशियो D। ठीक
ठीक है। तो ए पहला प्रोपोर्शन है, बी दूसरा प्रोपोर्शन है, सी तीसरा प्रोपोर्शन है और डी कौन सा है, चौथा प्रोपोर्शन है। यानी कि इस नंबर को भी कुछ इसी तरीके से हम लोगों को लिख लेना है। ये आपका पहला प्रोपोर्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और चौथा हमसे पूछ रहा है जिसको हमने माना x। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, तो 336 रेशियो 288 प्रोपोर्शन टू 161 रेशियो x। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, 336 बटे 288 बराबर 161 बटे x। क्या करेंगे, x को इस तरफ ले आएंगे तो x बराबर हो जाएगा 161 बटे 336 गुणे 288। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग 2 से पहले कटा लेंगे, इसको कटा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कटा सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। ठीक, 1 3 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 8 16, ये कटा दीजिए, 7 2 कट जाएगा, ये कटाइए, 2 8 16, 2 चौका 8 कटा दीजिए, 36 दूना 72 होता है, 42 दूना 84 होता है, 18 दूना 36 होता है और 21 दूना 42 होता है। ये हो जाएगा 3 6 का 18 और ये हो जाएगा 3 7 21, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 ये 21 हो जाएगा। 23 गुने 6 कीजिए, 23 गुने 6 करना, 23 गुने 6, 6 गुने 3 करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 138। हमें निकालना था ना x का मान कितना आ जाएगा, 138। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, आंसर होगा, वो कितना आ जाएगा, 138। हमसे पूछ रहा था चतुर्थानुपातिक क्या है, तो चतुर्थानुपातिक क्या होगा, 138। यानी फोर्थ प्रोपोर्शन हमसे पूछ रहा था, तो हम लोगों ने फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसी तरीके से आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि गीता सुनीता, सुनीता विनीता तथा विनीता सरिता के बीच आयों का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3 तथा 5:6 हो तो गीता की आय क्या होगी। देखिए हमें गीता की आय बतानी है, यानी इसकी आय बतानी है। ठीक है, यदि कुल आय 9600 रुपये, देखिए कुल आय 9600 रुपये, मान के चलिए कि गीता, सुनीता, विनीता और सरिता चारों को मिलाकर आय दिया हुआ 9600। तो हम लोगों को चारों का एक साथ लेकर उसका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे और तब जाकर हम लोग एक एक करके सबका आय निकाल सकते हैं। तो चारों को एक साथ अनुपात में रखना होगा, तो कैसे रखेंगे, अभी तो एक साथ 2 ही का अनुपात दे रखा है, हमें इसी की मदद से चारों का एक साथ अनुपात बनाना है। तो कंसेप्ट याद कीजिएगा, मान के चलते कि गीता सुनीता, जैसे गीता हमें निकालना है क्या, चारों को एक साथ, जैसे लिख देते हैं यहाँ गीता, गीता अनुपात सुनीता, ठीक है, सुनीता अनुपात विनीता, ठीक है, विनीता अनुपात सरिता, यही ना निकालना हमें, यही ना निकालना। यानी इसको अगर कंपेयर करें, गीता को मान लेते हैं A रेशियो, सुनीता को मान लेते हैं B रेशियो, विनीता को मान लेते हैं C रेशियो और सरिता को मान लेते हैं D। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, गीता सुनीता यानी A रेशियो B का मान दे रखा है ना, मान के चलते उसको गीता को A मानते, सुनीता को B, विनीता को C और सरिता को D मानते हैं। तो उस आधार पे A रेशियो B बराबर क्या है, 1:2। ठीक, उसके बाद B रेशियो C बराबर क्या दे रखा है, 2:3। ठीक है, और C रेशियो D बराबर क्या दे रखा है, वो दे रखा है 5:6। ठीक है, वो नाम दिया हुआ है, हम उस नाम को ABCD मान लिए। ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं है, A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D दिया रहता है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D हम लोग आसानी से निकालते, कंसेप्ट पहले से पता है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि ये दो अनुपात को बैलेंस करेंगे। तो A रेशियो B का मान यहाँ 2 है, यहाँ भी B का मान 2, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये पहले से ही बैलेंस है, तो फिर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हम लोग का A रेशियो B रेशियो C निकल जाएगा डायरेक्ट। A का मान कितना है 1 रेशियो, B का मान 2 रेशियो 3 हो जाएगा। ठीक है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना हमें, तो फिर C रेशियो D का मान यहाँ रख देंगे, ऐसे तरीका हमने बताया था 5:6। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, 5 का गुना 1 से, 5 का गुना 2 से, 5 का गुना 3 से और फिर 3 का गुना 6 से कर देना और यहाँ पर रख देना सामने सामने। 5 गुने 1 करते हैं तो 5 रेशियो, 5 गुने 2 करते हैं तो 10 रेशियो, 5 तिया 15 ये हो जाएगा रेशियो, 6 तिया 18 हो जाएगा। ये क्या हो गया, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D हो गया। ठीक है, अब ये इसको हमने माना था गीता सुनीता विनीता और सरिता, इसके सामने आप रख सकते हैं,
यहाँ हो जाएगा 5:10:15:18, मतलब इन लोगों को कुछ इस अनुपात में आय मिलेगा। ठीक है, तो ये तो यूनिट में यानी कि रेशियो में आय है। तो अगर इन सभी को जोड़ ले, मतलब कि 10 और 5 15, 15 15 30 और 18, यानी कि कितना हो जाएगा 48 पर 48 जो यूनिट है ये कुल क्या है, आय है। यूनिट में ये कुल आय है, जबकि रुपए में कितना है 9600 रुपये है। तो एक यूनिट का मान तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, 9600 भाग 48 कर देंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे, एक यूनिट का मान ये हो गया। अब जिसका आय पूछ रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर गीता का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, गीता का यहाँ दिया हुआ है, तो गीता का आय हमें निकालना है। गीता का आय निकालना है तो बताइए कि गीता का हिस्सा कितना है। गीता का हिस्सा 5 यूनिट है, यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे। देखिए 48 दूना 96 यानी 200, 200 गुने 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000। 200 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कि 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें गीता का आय पूछ रहा था, गीता का आय निकल गया कितना 1000 रुपीज़। बहुत ही सिंपल है, इसी तरीके से आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो देखते ही बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क अगर दिया रहता है तो वहाँ पर क्या मान लो, x मान लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 10:x समानुपाती है 24:36, यही होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे 10/x लिख सकते हैं, बराबर समान अनुपात है ना, यानी कि प्रोपोर्शन है ये दोनों, तो दोनों को बराबर कर देंगे। 24/36 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर, x को इधर फेंक देते हैं और इसको इधर फेंक देते हैं, तो 10 बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 बट्टे में हो जाएगा 24 गुने 36 हो जाएगा। कटा सकते हैं, 6 1 36, 6 का 24, और ये हो जाएगा कितना कि 2 3 6 और 2 दूना 4, ये 2 5 10 कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। यानी कि ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 15, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी कंसेप्ट पर आधारित है। देखिए A/B वैल्यू दिया हुआ है 5:17, ठीक है, और B/C का वैल्यू दिया है 34:36 तथा C/D की वैल्यू दे रखा है 5:6। तो हमें बताना है A/D, ठीक है, A/D बताना। देखिए क्या हम बताए थे कि अगर A/B, B/C और C/D दिया रहता है तो A/D हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए A/B गुणे B/C गुणे C/D अगर लिख लेते हैं, ये देखिए कंसेप्ट है, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, बचा क्या A/D बच रहा है। यानी बिल्कुल एकदम सिंपल सा, हमें करना कुछ नहीं है, जो भी दिया उसका गुणा करेंगे। 12/17 दिया गुणे 12/17 गुणे क्या करेंगे 34/36 गुणा कर देंगे 5/6। अब जो जहाँ जहाँ कटेगा वहाँ वहाँ कटाओ, 6 दूना 12 कटेगा, 17 दूना 34 कट जाएगा, ये 18 कट जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से ये 9 बार में कटेगा, बचा क्या 5/9, यही तो करेक्ट आंसर होगा। हो गया, यानी हमें A/D निकालना था ना 5/9, 5/9, यानी A/D बराबर 5/9 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बना लिए इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि संख्या 4 और 8 का प्रथम समानुपाती क्या है। ठीक है, संख्या 4 और 8 का प्रथम समानुपाती पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें 3 ही प्रकार के समानुपाती होंगे, यानी 3 समानुपाती होंगे। सीधे अगर बोले तो कुछ इस तरीके का इसका फॉर्म होगा, A/B प्रोपोर्शन टू, यानी कि समानुपाती B/C। ठीक है, कुछ इस तरीके का। देखिए इसमें 3 ही है केवल, एक तो A हो गया, एक B हो गया और एक C हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही अंक दिए हुए, अब प्रथम पूछ ही रहा है तो कुल तो 3 ही हुआ ना, 3 के बारे में बात करें। अगर यहाँ पर 3 अंक दिया रहता, 3 नंबर दिए रहते और हमें प्रथम पूछता तो इसका मतलब कि 4 समानुपाती होते। ठीक है, 4 प्रकार के होते, लेकिन यहाँ पर 3 ही होंगे। ठीक है, 3 प्रकार के समानुपाती होंगे, जिसमें से हमें पहला वाला ही पूछ रहा है, यानी प्रथम समानुपाती हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जिसके बारे में पूछता है, मतलब जौन से समानुपाती पूछता है उसको हम लोग x मानते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। तो प्रथम समानुपाती पूछ रहा है तो प्रथम समानुपाती को हम x मान लेंगे। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो x/4, ठीक है, x/4 समानुपाती फिर 4 होगा और फिर अंत में क्या होगा 8 होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 ही प्रकार हो रहे हैं, तो 4 4 और 8 होगा। कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो x/4 बराबर 4/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। 4 दूना 8 यहाँ भी कटा सकते हैं, और फिर क्या करेंगे x बराबर 4 को इधर लाएंगे और बट्टा में 2 कर देंगे, तो यहाँ से कैंसिल हट जाएगा।
यानी कि कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि प्रथम समानुपाती कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 4 और 8 का प्रथम समानुपाती कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स प्लस वाई का तृतीय समानुपाती क्या है। देखिए तृतीय समानुपाती पूछ रहा है, हमारे पास 2 दिया, तीसरा पूछ रहा है, यानी कि कुल मिला के 3 ही समानुपाती इसमें भी बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, A/B और समानुपाती होगा B/C, कुछ इस तरीके का। हमसे तृतीया पूछ रहा है, यानी ये वाला पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछता है उसको मान लेते हैं एक्स, तृतीया वाले को क्या मान लेते हैं, एक्स। अब इस तरीके के फॉर्म में हमें पहले लिख लेना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि पहला तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लिख दिए। यहाँ पर रेशियो बी का मतलब क्या आएगा, ये वाला होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती, फिर एक्स प्लस वाई ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद रेशियो तृतीया ये हो जाएगा, तृतीया यानी जिसको हमने माना है एक्स। अब करना क्या है, सिंपल सा है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, गुणे में एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। काहे भाई, तो इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या बचेगा, तो एक्स प्लस वाई अब बटा में एक्स माइनस वाई बचेगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, यही वाला आंसर सही होगा, यानी कि एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तृतीय समानुपाती पूछ रहा था, यानी कि एक्स प्लस वाई अब बटा में एक्स माइनस वाई, यही तृतीय समानुपाती हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा भी क्वेश्चन है। रमेश और जयचंद्र ने किसी व्यापार में पूंजी 9:11 के अनुपात में निवेशित किया। यदि उसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी 3240 रुपये है, तो उसमें जयचंद्र का हिस्सा रमेश से कितना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे रमेश को आर मान लेते हैं ना, और जयचंद्र को जी मान लेते हैं। तो रमेश और जयचंद्र का जो पूंजी जो व्यापार में लगाए हुए उनकी अनुपात में दे रखा है वैल्यू जयचंद्र, मतलब रमेश रेशियो जयचंद्र दे रखा है, कितना है, तो 9:11 दे रखा है। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस पे ध्यान देते हैं। कहता है कि उसमें जयचंद्र का हिस्सा रमेश से कितना अधिक है। जयचंद्र का जो हिस्सा है वो रमेश से कितना अधिक है। जयचंद्र का हिस्सा कितना है रेशियो में, 11 यूनिट। रमेश का हिस्सा कितना है रेशियो में, 9 यूनिट। बताइए कि जयचंद्र रेशियो के अनुसार कितना यूनिट ज़्यादा है, यानी 2 यूनिट। रेशियो में 2 यूनिट जयचंद्र का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है, लेकिन हमें रुपए में पूछ रहा है, यूनिट में नहीं पूछ रहा है। 2 यूनिट ज़्यादा है, इसको हमें रुपए में बदल देना। कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। कुल जो पूंजी निवेशित किया गया जयचंद्र और रमेश, यानी रमेश और जयचंद्र दोनों के द्वारा मिलकर कुल पूंजी 3240 रुपये क्या किया गया, निवेशित किया गया। 3240 रुपये क्या किया गया, निवेशित किया गया। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग यूनिट यानी कि अनुपात के द्वारा अगर निकाले तो 9 यूनिट प्लस 11 यूनिट यानी कुल कितना हो जाएगा, तो 20 यूनिट क्या हुआ, निवेशित किया गया। यूनिट में कितना है, 20 यूनिट है, रुपए में कितना है, 3240 है। तो बताओ कि 20 यूनिट जो है कितना के बराबर हो जाएगा, 3240 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 3240 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 1 यूनिट का मान आ गया, हमें 2 यूनिट का मान ही निकालना है, क्योंकि यही तो अंतर है, यही तो हमें बताना है कि जयचंद्र का हिस्सा रमेश से कितना अधिक है, यानी कि 2 से गुणा कर देते हैं। 1 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 कट जाएगा, 324 आ जाएगा। यहाँ पर 324 रुपये हो जाएगा आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 324 रुपये जो हिस्सा है ज़्यादा है जयचंद्र का रमेश के तुलना में। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी चैरिटी संस्था को रजनी, प्रीति और सुमन ने क्रमशः 12, 14 और 17 के अनुपात में रुपए अनुदान के रूप में दी। यदि उसके द्वारा दी गई कुल राशि 23,650 रुपये हो तो उसमें सुमन का क्या हिस्सा होगा। देखिए सबसे पहला चीज़ कि रजनी को आप मान लीजिए आर, प्रीति को आप मान लीजिए पी और सुमन को मान लीजिए एस। अब जो दिया है उसको लिख लीजिए आर पी
एस, ये आपका अनुपात हुआ। इस अनुपात में दिया हमें 12, 14 और 17 के अनुपात में है, रजनी, प्रीति और सुमन। ठीक है, तो ये पूरा अनुपात में क्या दिए, ये अनुदान दिए है चैरिटी संस्था को ना, चैरिटी संस्था को अनुदान दिए। लेकिन कुल जो रुपए में भी दिया हुआ है, रुपए में कितना, ये तो रेशियो में हो गया ना, रुपए में कितना दे रखा है, तो हमें रुपए में दे रखा है 23,650 रुपए कुल तीनों ने मिलकर दिए। ठीक है, अब रेशियो में दे रखा है, तो रेशियो में इस तरीके से तीनों का दे रखा है, तो तीनों को अगर जोड़ लेते तो वो रेशियो में हमारा कुल जो चैरिटी संस्था को अनुदान दिए यानी 23,650 रुपए में दिए, वो हमारा रेशियो यूनिट में भी निकल जाएगा। तो जोड़ लेते हैं 12 + 14 + 17, कुल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 43 आ जाएगा। तो 43 यूनिट क्या हो जाएगा, 43 यूनिट क्या हो जाएगा, तो 43 यूनिट जो हो जाएगा वो कुल अनुदान में चैरिटी संस्था को वो दिए हैं। ये यहाँ पर देखिए 23,650 रुपए में है और ये आपकी यूनिट में है, जबकि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी 43 यूनिट जो है वो कितना के बराबर होगा, तो 23,650 रुपए के बराबर होगा। बिल्कुल। अब हमसे पूछ क्या रहा है ये देख लीजिए, तो हमसे पूछ रहा है कि सुमन का हिस्सा क्या होगा। सुमन मतलब ये है, अब सुमन का रेशियो में हिस्सा कितना है, तो 17 यूनिट है, यानी कुल का कितना है, 17 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट का मान निकलेगा तो 17 का निकल जाएगा, 17 गुने 1 यूनिट का मान कर देंगे तो 17 यूनिट का मान रुपए में निकल जाएगा। ये तो यूनिट में है ना, हमें रुपए में बताना है सुमन का। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 23,650 बटे में कितना, 43। गुणा कर देते 17, 1 यूनिट का मान ये हो गया, गुणा 17, क्योंकि हमें सुमन का बताना हिस्सा। तो यहाँ से हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 23 5 215, बचेगा कितना, 21, 1 5 यूनिट, तो फिर 23 5 15 और 1 0, यानी पूरा ये कट जाएगा, कितने बार में, 550 बार में कट जाएगा। कटा कर देख सकते हैं आप। अब 550 गुने 17 करके देख लो, तो 550 गुने 17, 0 7 5 35, 7 5 35 और 3 38 हो जाएगा। 0 1 5 5, 1 5 5, 0 5 8 5 13 और यहाँ पर हो जाएगा 8 1 9, यानी 9300 कितना आएगा, 9350। तो आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9350 रुपए। ये क्या है, ये जो है अनुदान दिया गया चैरिटी संस्था में, किसके द्वारा, तो सुमन के द्वारा, यानी सुमन के द्वारा कितना दिया गया है, तो 9350 रुपए दिया गया है। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि P, Q तथा R स्थानों का हवाई भाड़ा क्रमशः 9, 14 और 21 के अनुपात में है। यदि उन स्थानों का कुल भाड़ा 1,56,200 रुपये हो तो Q तथा R स्थानों के भाड़ा में कितने रुपए का अंतर है। देखिए जो चीज़ें दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। स्थान कौन कौन सा है, P, Q और R का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है, 9, 14 और 21। भाड़ा का जो अनुपात दे रखा है वो 9, 14 और 21 का है। प्रश्न में क्या पूछता है ये देख लेते हैं। Q स्थान और R स्थान के भाड़ा के बीच अंतर क्या होगा। देखिए रेशियो में जो है, पहले रेशियो में हम लोग भाड़ा के बीच के अंतर निकाल सकते हैं। Q का भाड़ा है 14 यूनिट और R का भाड़ा 21 यूनिट, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो 7 यूनिट। यानी कि यूनिट में तो निकल गया, यूनिट में कितना हुआ अंतर, तो 7 यूनिट का अंतर हो रहा है। अगर हमें यही 1 यूनिट का अगर मान हमें पता होता तो हम लोग क्या करते कि 7 गुने यूनिट का मान रख लेते और रुपए में निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो ये बताइए कि P स्थान, Q स्थान और R स्थान का कुल यूनिट में भाड़ा तो दे रखा है, यूनिट में भाड़ा यानी जो रेशियो में दे रखा है उसको जोड़ लेते हैं। 14, 9, 23, 21 कितना होगा, 44 यूनिट, यानी कि यूनिट में कितना है, 44 यूनिट भाड़ा कुल मिलाकर, और कुल रुपए में कितना है, 1,56,200, यानी कि 44 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1,56,200 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1,56,200 बट्टे में कितना, 44। ठीक है, ठीक 44। गुणे क्या हो जाएगा, हमें कितना 7 यूनिट का निकालना है, तो 7 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 यूनिट का मान निकल गया, 7 यूनिट का मान हमें निकालना है क्योंकि हमें Q और R स्थानों के बीच की भाड़ा का अंतर निकालना था। अब करना क्या, 44 से इसको कटाते हैं तो 44 तिया 4 तिया 12 होता है, तो 132 होगा, यानी 3 बार में जाएगा, 132 घटाओगे तो 24 शेष बचेगा। भागा देकर देख सकते हो आप, 24 शेष बचेगा। उसके बाद 2 बैठाओगे तो फिर कितना बार में जाएगा, तो 4 5 20 यानी कि 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 4 5 20 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 220। ठीक है, तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। फिर एक ये 0 रखेंगे हम लोग, और 0 रखेंगे तो फिर 5 बार में चला जाएगा। ठीक है,
और फिर एक जीरो आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3550 यानी कि 3550 बार में कट जाएगा 44 से डायरेक्टली। ठीक है, आप आसानी से कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब करना कुछ नहीं है, गुणा कर देना है कि 3550 गुणे 7 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो 3550 गुणे कितना करना है 7 करना है। 7 0 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 35 और 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 7 या 21 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 24,850 रुपये। यानी कि ये जो रुपए में आंसर होगा, यानी 24,850 रुपये का अंतर है। कहाँ से कहाँ, क्यू स्थान और आर स्थान के भाड़ा के बीच का, भाड़ा का जो बीच का अंतर है वो 24,850 रुपये का अंतर होगा। यही आपकी क्या होगी, करेक्ट आंसर होगी इस क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बेसिक टाइप क्वेश्चन है। एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या, यहाँ पर होगा को नहीं होगा, की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अच्छा लड़कियों की संख्या कितनी होगी ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहला चीज़ कि लड़का और लड़कियाँ, तो यहाँ लड़का को बी मान लेते बॉय, रेशियो गर्ल है, रेशियो दिया हुआ है कितना 3:2 दिया हुआ है, और यहाँ पर बॉय और गर्ल के बीच का जो अंतर है वो कितना है 500 है। यानी बॉय जो है वो 500, मतलब 500 ज़्यादा है गर्ल्स के तुलना में, गर्ल्स के तुलना में बॉय 500 ज़्यादा। यहाँ लिखा हुआ है कि लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या से 500 अधिक है। यानी कि अगर लड़कों की कुल संख्या में से लड़कियों की संख्या काटेंगे तो यानी 500 आएगा, क्योंकि 500 अधिक है तो अंतर तो 500 आएगा दोनों के बीच। यहाँ पर ध्यान देंगे कि लड़का और लड़कियों के बीच का अंतर अगर रेशियो में देखें तो 1 यूनिट का होगा। रेशियो में कितना है 1 यूनिट का, लड़का और लड़कियों के बीच का अंतर रेशियो में 1 यूनिट है, और यहाँ पर 500 है, तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा 500 के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, तो बताओ लड़कियों की संख्या रेशियो में कितना है, तो लड़कियों की संख्या रेशियो में 2 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 500, तो लड़कियों की कुल संख्या 2 गुने 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी 1000। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 11, गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि कुल आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक है तो आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, गोपाल की आय और व्यय पूछ रहा है। आय को इनकम आई मान लेते हैं, व्यय को मान लेते हैं एक्सपेंडिचर ई। तो दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है अनुपात में, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे आई अनुपात ई, यानी कि आई रेशियो ई वो कितना दे रखा है 5:4 दे रखा है। अब यहाँ पर कहता है कि यदि कुल आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक है, यानी अगर मान के चलो कि ये आई इनकम हो गया और एक्सपेंडिचर ई हो गया, तो कुल इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाते तो 800 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कुल आय जो है एक्सपेंडिचर से 800 रुपये अधिक है। प्रश्न के अनुसार देख रहे हैं तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 800 होगा। यहाँ पर अंतर कितना होगा, यानी कि रेशियो में कितना का अंतर होगा तो 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा तो 800 रुपये के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट कितना के बराबर 800 रुपये के बराबर। अब पूछता क्या है प्रश्न में वो देख लेते। तो आय तथा व्यय का कुल राशि क्या है, आय तथा व्यय का कुल राशि पूछ रहा है। आय यानी आई प्लस ई टोटल पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेशियो में जोड़ेंगे तो 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट यानी 9 यूनिट कुल हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। और 1 यूनिट का मान 800 है, तो 9 गुने 8 कर देंगे तो रुपए में बदल जाएगा। 8 9 7200 रुपये, यानी कितना हो जाएगा कुल, तो कुल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा कुल राशि 7200 रुपये हो जाएगा। मतलब कि इनकम और एक्सपेंडिचर खर्चा और आय और व्यय दोनों को जोड़कर बताना था, तो कितना आ जाएगा 7200 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि किसी राशि को P, Q और R के बीच 2, 5 और 7 के अनुपात में बांटना है। यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक हो तो P का हिस्सा कितना है। देखिए जो अनुपात दे रखा है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं आराम से एकदम। P, Q और R का जो अनुपात दे रखा है वो कितना है 2, 5 और 7 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक है। अगर मान के चलते हैं
कि P प्लस R का जो हिस्सा है वो Q से कितना 800 रुपये अधिक है, यानी कि अगर इसके बीच का अगर अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 800 आ गया। यानी P और R का कुल हिस्सा जोड़ लेते हैं और Q को घटा देते हैं तो 800 रुपये के बराबर, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 800 रुपये, ये तो बिल्कुल क्लियर है। यूनिट में इसको भी निकाल लेते हैं, यूनिट में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? P और R कुल, यानी P प्लस R का कुल जो हो जाएगा यूनिट में कितना आ जाएगा, तो 9 यूनिट होगा। 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9 यूनिट, ठीक है, यूनिट में। उसके बाद Q का जो हिस्सा है वो कितना है, 5 यूनिट है। अब हम लोग को करना क्या है, दोनों के बीच का अंतर, तो 9 में से 5 जाएगा यानी कितना होगा, तो ये 4 यूनिट क्या है, 4 यूनिट क्या है, ज़्यादा है। यूनिट में कितना है, 4 यूनिट ज़्यादा, और रुपए में कितना है, तो 800 रुपये। रुपए में कितना, 800, यूनिट में कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 4 यूनिट कितना के बराबर है, 800 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमसे अब प्रश्न में क्या पूछता है कि P का हिस्सा कितना होगा। P का हिस्सा कितना है यूनिट में, 2 यूनिट। P का हिस्सा कितना है, 2 यूनिट है, ठीक है, यूनिट में 2 यूनिट है। यूनिट का मान निकालना हमें, यानी कि 1 यूनिट बराबर 800 बट्टा में कितना हो जाएगा, 4, कट कर कितना आ जाएगा, 200 रुपये। 1 यूनिट का मान 200 रुपये, तो हमें कितना निकालना है, 2 यूनिट का मान, तो कितना करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे 200 का, तो कुल कितना आ जाएगा, 400 रुपये। यानी कि P का कितना हिस्सा हो जाएगा, तो P का जो हिस्सा पूछ रहा था वो P का हिस्सा कितना आएगा, 400 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं कि किसी धनराशि को नूतन, रश्मि और अलका के बीच 16, 13 और 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि नूतन को अलका से 65,439 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो रश्मि को कितने रुपए प्राप्त हुए, ठीक है। इसमें आंसर भी है आपके पास, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, ठीक है। आप इसको कीजिएगा, करके देखिएगा, आसानी से बन जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। किसी थैला में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या 4, 5 और 6 के अनुपात में है। यदि इस थैला में कुल 3300 रुपये हो तो उसमें 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि जो नोटों का जो अनुपात दे रखा है, यानी कि रेशियो दे रखा है, उसको यहाँ लिख लेते साफ सुथरा एकदम। 50 रुपये, ठीक है, 20 रुपये और 5 रुपये की जो नोटों की जो अनुपात दे रखा है वो क्या है, 4, 4, ठीक है, 5 और 6 के अनुपात में है, ठीक है। ये नोटों का अनुपात है, ये किसका अनुपात है, तो रेशियो ऑफ नोट्स लिख सकते हैं हम लोग ना, रेशियो ऑफ नोट्स, नोट्स का यह रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पर कुल हमें राशि, यानी कि कुल मिलाकर जो भी 50 रुपये का हो, 20 रुपये का हो और 5 रुपये का, कुल नोट्स की जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट कितना आ जा रहा है, 3300 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ना कि रेशियो में टोटल अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे। रेशियो में टोटल अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें नोट की संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर तो ये नोट की जो है रेशियो दे रखा है, केवल नोट का रेशियो है, मतलब कि 50 रुपये के कितने नोट है, 20 रुपये के कितने नोट है और 5 रुपये के कितने नोट है, लेकिन इसमें तो अमाउंट नहीं दे रखा है, अमाउंट का तो रेशियो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलते हैं कि ये जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट जो क्या है 50 रुपये का नोट है, ठीक है। तो मान के चलते अगर x भी मान ले तो 4x 50 रुपये का नोट होगा ना, तो 4x 50 रुपये का नोट होगा तो 50 से गुणा करेंगे तो कुल जो है 50 रुपये से नोट का जितना भी अमाउंट होगा वो निकल जाएगा। क्योंकि मान के चलिए हमारे पास, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे पास 10 जो है 50 रुपये का नोट है, तो 50 से गुणा करेंगे तो 50 रुपये से जितना भी अमाउंट बन रहा है वो तो निकल जाएगा 10 नोट से, यानी कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी अमाउंट हम लोग निकालेंगे, इसका भी टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3300 रुपये। यही कंसेप्ट केवल इस्तेमाल करना और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ये तो आपका अनुपात में दे ही रखा है, रेशियो में दे ही रखा है, तो आप इसको तो यूनिट मान ही सकते हैं, ठीक है, यूनिट मानिए या फिर एक्स मानिए। तो ये 50 गुने 4 करते तो कितना हो जाएगा, 50 गुने 4 करते तो कितना आ जाएगा, तो 200 एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मानिए, रेशियो वाले को एक्स मानिए, फिर यूनिट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 20 गुने 5 कीजिएगा तो 20 5 100 हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा। प्लस 5 गुने 6 कीजिएगा, 5 रुपये का जो नोट है वो 6 यूनिट है, तो 5 6 के 30 100 हो जाएगा। ये टोटल को अगर इस अमाउंट को जोड़िएगा तो ये 3300 रुपये के बराबर ही आएगा।
330 एक्स, 330 एक्स कितना के बराबर होगा, 3300 रुपये के बराबर, क्योंकि वो तो रुपए में है और ये आपका क्या अनुपात यानी कि रेशियो में। तो हम लोग क्या करेंगे कि 330 एक्स जो है वो 3300 रुपये के बराबर कर देंगे। तो एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा बता दो, एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 3300 बटे में 330 कट जाएगा तो कितना आएगा, एक्स का मान आ जाएगा 10, एक्स का मान कितना आ जाएगा 10। अब बताओ कि इस 50 रुपये का नोट पूछ रहा है ना हमसे, 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 रुपये का नोट, ये 50 रुपये का नोटों की संख्या कितना माने थे हम, 4x माने थे। ये 4x है ना, 5x है और ये 6x है। x मानेंगे तब, या फिर यूनिट भी मान सकते थे जैसे पिछले वाले में बना रहे थे। तो 4x, x का मान कितना निकला 10, 4 गुने 10 करते कितना आ जाएगा 40, यानी 40 इज द करेक्ट आंसर। यानी टोटल 50 रुपये का नोट कितना होगा 3300 रुपये में, तो 40 टोटल नोट्स हो जाएंगे। यही आपकी जो है फाइनली आंसर होगी क्वेश्चन की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16 को आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16 दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 यानी प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है कि एक बोतल में दूध और पानी 2:3 अनुपात में तथा दूसरे बोतल में यह अनुपात 1:4 है। यदि दोनों बोतलों के मिश्रणों की मात्रा समान हो और उन्हें मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि दूध और पानी है, तो दूध को हम लोग मिल्क M मान लेते हैं, पानी को W मान लेते हैं। तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात दे रखा है 2:3 है। ठीक है, पहला बोतल में, दूसरे वाले बोतल में मिल्क और वाटर का जो अनुपात दे रखा है वो कितना, 1:4 है। तो हमें बताना है कि इन दोनों का समान मात्रा, मतलब कि इसका भी जो भी लेंगे, इस बोतल से जितना मात्रा लेंगे इस बोतल से भी उतना ही मात्रा लेंगे, दोनों से समान मात्रा लेकर मिला देंगे और एक नया जो है हम लोग क्या करेंगे, मिश्रण तैयार करेंगे। तो उसमें मिल्क और वाटर का कितना अनुपात होगा, यानी कि दूध और पानी का कितना अनुपात। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान के चलते कि यहाँ से 5 लीटर लिए तो ये भी 5 लीटर लेंगे, दोनों को मिला के 10 लीटर बनाएंगे, तो इसे 10 लीटर वाले में अब दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा, यही हमें तो बताना है। प्रश्न तो यही पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि जो हम लोग पहले मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का जो अनुपात पहले से दिया हुआ है 2:3 है, तो ये जो अनुपात मतलब यूनिट में भी इसका मात्रा और इसका भी यूनिट में मात्रा बराबर होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये देखना है। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, बराबर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों देख रहे हैं कि ये भी 5 यूनिट के बराबर है टोटल, 2 + 3, और ये भी 5 यूनिट के बराबर है टोटल, यानी कि दोनों की जो यूनिट में मात्रा है वो बराबर है। जब यूनिट में मात्रा बराबर है तब तो हम लोग मिला सकते हैं इसको। तो इसको और इसको दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो होता क्या है कि नया अनुपात बनाने के लिए हमें करना क्या होता है कि जो मिल्क का भाग है, मिल्क का जो वैल्यू है उसको जोड़ लेना होता है अलग से, और वाटर का वैल्यू अलग से जोड़ लेता है और वो नया अनुपात बन जाता है। क्योंकि यहाँ से आप देखिएगा कि पहले बोतल से 2 भाग मिल्क और दूसरे वाले बोतल से 1 भाग मिल्क, मतलब टोटल कितना हुआ, 3 भाग मिल्क। ठीक है, उसी प्रकार से पहले बोतल से जो पानी यानी कि वाटर 3 भाग और दूसरे बोतल से जो वाटर है वो 4 भाग, टोटल कितना हुआ 7 भाग। तो यही तो अनुपात हो गया, यानी कि जो नया अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा दूध पानी का, वो 3:7 होगा। यानी कुल मिलाकर इस तरीके के क्वेश्चन को करना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग को मात्रा बराबर करना होता है, उसके बाद हम लोग सीधी क्या करते हैं कि अनुपात को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद नया अनुपात बना देते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है पिछले वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट पर एकदम है, फुल्ली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कहता है क्या है। समान मात्रा वाले 2 बर्तनों में स्प्रिट और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 7:4 और 8:11 है। यदि इस दोनों बर्तनों के मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो उसमें इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं कि स्प्रिट को हम लोग मान लेते हैं S, अल्कोहल को मान लेते हैं A। अब
पहला बर्तन बोलता है तो पहला बर्तन बना लेते हैं, दूसरा बर्तन बोलता है दूसरा बर्तन बना लेते हैं, तीसरा बर्तन बोलता है तीसरा बर्तन भी बना लेते हैं। होता क्या आप देखिए, पहले बर्तन में स्पिरिट और अल्कोहल का जो मिश्रण का अनुपात है वो क्या है, स्पिरिट रेशियो अल्कोहल, ठीक, क्या अनुपात है, तो 7:4 का अनुपात है। दूसरे वाले बर्तन में स्पिरिट अल्कोहल का जो अनुपात है वो 8:11 का अनुपात है। और ये जो पहला वाला बर्तन में जो मात्रा है वही दूसरे वाले बर्तन में भी मात्रा होगा। अब मान के चलते हैं इसमें अगर 50 लीटर है तो फिर इसमें भी 85 लीटर होगा। अनुपात स्पिरिट अल्कोहल का अलग अलग है, ठीक है, मिश्रण का अनुपात अलग अलग है पर मात्रा बराबर है, ठीक है, दोनों बर्तनों में मात्रा बराबर है। अब उन दोनों बर्तनों का जो मिश्रण है उसको निकाल के हम तीसरे बर्तन में डाल देते हैं। दोनों बर्तनों का मिश्रण निकाल कर किस में डाल देते हैं, तीसरे वाले बर्तन में डाल देते हैं। तो हमें बताना है कि अब नया स्पिरिट और अल्कोहल का क्या होगा, अनुपात बताइए, नया स्पिरिट अल्कोहल का अनुपात बताइए। क्योंकि पहले वाले बर्तन की स्पिरिट अल्कोहल का अनुपात कुछ और था, दूसरे वाले बर्तन के स्पिरिट अल्कोहल का अनुपात कुछ और था, इसलिए जब उन दोनों को एक दूसरे में मिलाएंगे तो कोई एक नया अनुपात बनेगा स्पिरिट और अल्कोहल का, जो कि पिछले क्वेश्चन हमने कराया। करना क्या है, सिंपल देख लीजिए, पहले वाले बर्तन में 7:4 है। हमने पहले बताया कि दोनों का मात्रा बराबर है दोनों बर्तन में, तो फिर उसके अनुपात में भी अगर हम उसको जोड़ेंगे तो यूनिट में भी बराबर होना चाहिए, यूनिट में भी बराबर होना चाहिए क्योंकि उसका मात्रा बराबर है, तो फिर अनुपात वाला भी तो बराबर ही आना चाहिए ना। तो देखते हैं बराबर है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर बराबर करना होगा, और बराबर करने के बाद फिर हम लोग उन दोनों मिश्रणों को तीसरे वाले बर्तन में डालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7×4 11 यूनिट हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे कि 11 और 8 19 यूनिट हो रहा है। तो दोनों का मात्रा बराबर नहीं है, जबकि पिछले वाले में बराबर हो रहा था तो हम लोग डायरेक्टली डाल दिए, लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं हो रहा है, एक का 11 यूनिट हो रहा है, एक का 19 यूनिट हो रहा है, जबकि दोनों का मात्रा बराबर आना चाहिए था। क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि भाई दोनों का मात्रा, दोनों बर्तन की कैपेसिटी ही बराबर है, तो फिर दोनों में समान मात्रा आना चाहिए। तो कैसे समान मात्रा करेंगे, इसमें 19 से गुणा करेंगे और इसमें 11 से गुणा कर देंगे, पलटा पलटी करते हैं, केवल बराबर करने के लिए ही काम करते हैं हम लोग, ठीक है। 19 से गुणा करेंगे तो 19 से गुणे 11 करते तो 209 यूनिट आएगा, 209 यूनिट। इधर भी 19 गुणे 11 करेंगे तो 209 यूनिट आएगा। लेकिन बात यहाँ है कि ये तो 209 यूनिट बना दिया टोटल, लेकिन इसमें भी तो 19 से गुणा करना होगा, इसमें 19 से गुणा करेंगे तब नहीं, इसका अलग मान होगा और इसका अलग आना, दोनों को जोड़ने पे 209 आना चाहिए। यानी कि ये करना होगा कि 19 से गुणे कितना करना होगा, 7:4, तो एक नया अनुपात बनेगा ना। तो 19 साते कितना होगा, 19 साते 133 होता है, और 19 चौका कितना होगा, 76 होगा। तो नया जो अनुपात है 133:76 होगा, इसका गुणा कर देते इसमें, यानी कि कितना, 11 गुणे 19 से नहीं, इसमें तो 11 से गुणा किए, तो 11 गुणा 5 सॉरी 8 है ना, 8:11 गुणा करते, 11 8 है 88, 11 11 121, नया अनुपात बन गया। अब देखो कि अब जो नया अनुपात बनाया उसको जोड़ के देखो, इसको जोड़ोगे तो 209 यूनिट आएगा, इसको भी जोड़ोगे तो 209 यूनिट आएगा। अब तो बराबर हो गया। अनुपात तो वही है, कटाएंगे तो 7:4 का ही आएगा, अनुपात तो वही, अनुपात में तो हमने बदलाव नहीं किया है, अब यहाँ पर अनुपात में बिना बदलाव किए हमने क्या किया कि उसकी मात्रा को भी बराबर कर दिया। जब मात्रा बराबर हो गया तब उन दोनों मात्रा को उठाकर तीसरे वाले बर्तन में डालेंगे, तीसरे वाले बर्तन में डाल देंगे तो नया अनुपात बताना है। तो हमने बताया कि अगर मात्रा बराबर होता है तो जो अनुपात होता है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, सिंपल सा जोड़ लेते हैं। तो क्या क्या अनुपात है भाई, पहला वाला बर्तन का अनुपात है 133:76 का, दूसरे वाले का है 88:121 का, जोड़ लो, 6 1 7 7 2 9 1 197, 8 3 11 8 3 11 1 12 2 221 अनुपात 197। यानी जो नया वाला बर्तन का अनुपात होगा वो कितना होगा, एस स्पिरिट अल्कोहल का हो जाएगा 221:197। यही तो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर जो नया बर्तन है इसका अनुपात 221:197 होगा, ठीक है। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा जहाँ तक चांसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। क्या कहता है कि किसी स्कूल के 3 वर्गों में विद्यार्थियों की
संख्याओं का अनुपात 9, 12 और 16 है, यदि प्रत्येक वर्ग में 120 विद्यार्थी और दाखिला लेते हैं तो उनकी संख्याओं का अनुपात 15, 18 और 22 हो जाता है, तो तीनों वर्गों में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। देखिए बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। किसी स्कूल की बात कर रहा है, वर्गों की जो 3 वर्गों की केवल बात कर रहा है, 3 वर्गों की बात कर रहा है, तो हम लोग मान सकते हैं ए बी सी भी मान सकते हैं। ठीक है, 3 वर्ग को अपने से नाम देते हैं ए बी सी, तो 3 वर्ग की जो विद्यार्थी है उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है, तो 3 वर्ग हम लोग मान लिए ए बी सी मान लेते हैं ऐसे ही। तो ए बी सी का जो अनुपात दे रखा है वो 9, 12 और 16 का अनुपात दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या कहता है कि 120-20 यानी कि अब हर एक में 120 यहाँ भी प्लस 120 यहाँ भी प्लस 120 यहाँ भी दाखिला लेते हैं, मतलब नए विद्यार्थी आते हैं। हर एक वर्ग में 120 नए विद्यार्थी दाखिला लेते हैं, तो जो अनुपात है वो नया अनुपात हो जाता है। और नया अनुपात कितना हो जाता है? 15, 18 और 22 का। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह अनुपात क्यों बदला, यह अनुपात क्यों बदला। अनुपात बदलने का कारण यही है ना, यानी कि हर वर्ग में 120 विद्यार्थी और दाखिला लिए, इसकी वजह से नया अनुपात बना। और जो नया अनुपात बना वो बढ़ा पहले वाले के तुलना में, कितना से बढ़ा? 6 से। यहाँ भी +6, यहाँ भी +6 और यहाँ भी +6 हुआ, यानी अनुपात में कितना बढ़ोतरी हुआ? 6 यूनिट का। अनुपात में 6 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ, किसकी वजह से? तो 120 लड़का 120 विद्यार्थी दाखिला लिए तब, यानी कि हर वर्ग में 120 विद्यार्थी दाखिला लिए तो अनुपात में 6 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को तुलना करोगे तो समझ में ये आएगा कि 6 यूनिट 120 के बराबर होगा, क्योंकि 120 के ही वजह से 6 यूनिट का परिवर्तन देखने को मिला। यानी 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 120। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 20। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 20। अब ये बताओ कि जब 1 यूनिट का मान 20 हो गया तो हमें बताना है क्या? कि कुल संख्या बताना है, छात्रों की कुल संख्या। कुल संख्या मतलब शुरुआती वाला, ठीक है, बाद में दाखिला लेते हैं उसे मतलब नहीं है, शुरुआती वाला बताना है। तो 12 और 9 21 और 16 कितना होगा? 37 हो जाएगा। यानी कुल कितना होगा? 37 यूनिट, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या 37 यूनिट। और 1 यूनिट का मान 20 है, तो 37 गुने 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 37 दूना 740 विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, यानी इतना स्टूडेंट्स हैं उस स्कूल में 3 वर्गों की जिसकी बात कर रहा था, यानी ए बी सी जिसको माने थे उसमें। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा 740 स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में 25-36 का अनुपात हो तो उसके आयतनों में क्या अनुपात होगा? देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ठीक है, आयतनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। ध्यान देंगे गोले की बात कर रहा है, गोले को इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं, ठीक, स्फेयर। एक गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कितना? 4πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी गोले यानी कि 2 गोले की बात कर रहे हैं, तब तो अनुपात माने यानी किसी 2 गोले की बात कर रहा है। तो एक पहले गोले के रेडियस को r1 मान लेंगे, दूसरे वाले गोले के रेडियस को r2 मान लेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो पहले गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर बटे में दूसरे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर बराबर दिया है 25/36। यही दिया हमें, ठीक है। 4π कैंसिल आउट, r1 बटा में r2 दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r1 बटा r2 का होल स्क्वायर बराबर 25/36 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, तो r1 बटा r2 बराबर स्क्वायर रूट हो जाएगा इस तरफ और स्क्वायर रूट हो जाएगा 25/36 का, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 36 का स्क्वायर रूट 6, यानी r1 बटा r2 बराबर 5/6। ठीक, ये तो हो गया। अब हमसे जो पूछ रहा है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है आयतनों का अनुपात बताना है हमें। तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? तो 4/3πr³। ठीक, आयतन का फॉर्मूला यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर, बिल्कुल सही, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया इसमें बोल सकते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्षेत्रफल हो गए, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें भी R1 R2 तो लेंगे ना, तो 4/3 पाई R1 क्यूब बटा में 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक। यहाँ पर 4/3 पाई कैंसिल आउट, बचेगा क्या, R1 बटा R2 का होल क्यूब, ठीक। इसका ही हमें मान निकालना है। ये बताओ कि R1 बटा R2 का मान 5/6 आया है, तो यहाँ पर 5/6 लिख सकते हैं, 5/6 का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब 5/6 का क्यूब निकालना है तो कितना आएगा, 125/136, तो निकल गया ना, कितना रेशियो, 125/136। हमसे यही तो पूछ रहा था कि आयतनों, गोले के आयतनों का जो अनुपात है वो क्या होगा, तो 125/136। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 41, 51, 50 और 62 में क्या जोड़ा जाए कि वे समानुपाती हो जाएं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, शुरुआत में कंसेप्ट समझाते वक्त हमने इस क्वेश्चन सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को कराया है। ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, 3200 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच क्रमशः अनुपात 3, 5 और 8 में बांटा जाता है। बी तथा सी के हिस्से में कितना का अंतर, मतलब बी और सी का जो हिस्सा है उसमें कितना का अंतर आएगा, ठीक है। अच्छा ये बात हम पहले भी सीखा है कि हिस्से का अंतर पूछते हैं तो रुपए में तो बताएंगे, लेकिन रुपए से पहले हम लोग जो अनुपात है अनुपात में ही अंतर पहले देख लेंगे। तो बी का जो हिस्सा है वो 5 भाग है यानी 5 यूनिट है, और सी का जो हिस्सा है वो कितना है, 8 भाग है यानी 8 यूनिट है। इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, यूनिट में कितना आएगा, 3 यूनिट का अंतर है, ठीक। अब रुपए में बदलना है तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा तो रुपए में बदल सकते हैं। कुल करना है क्या है, ये कुल जोड़ लेते हैं, कितना है, 5 3 8 8 16, यानी कि जो 16 यूनिट है वो कुल रुपए में बराबर हो जाएगा, यानी 3200 रुपये के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 कट जाता है, यानी कि 1 यूनिट का मान 200 रुपये, यानी 1 यूनिट का मतलब 200 रुपये। तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 200 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पिछले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, इसको आप खुद से कीजिएगा होमवर्क। ओके, सो यार, और जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नहीं आएगा डाउट सेशन में पूछिएगा। नेक्स्ट वन 24, इस क्वेश्चन को भी होमवर्क के तौर पर रख लीजिए, आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है, और नहीं आएगा तो डाउट सेशन में क्लियर कीजिएगा। ओके, आते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पे। देखिए 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि ₹1087 among A, B, C are divided in such a way that if ₹10, 12 and 15 diminished from their shares respectively, the remainders will be in the ratio of 5, 7 and 9. What is the shares of B here? बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए टोटल जो अमाउंट था शेयर का वो है 1087 रुपये, ठीक है। उसको ए, बी और सी में बांटा जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि उन शेयर्स में से ए वाले शेयर में से 10 रुपये कम हो जाते हैं, बी वाले शेयर से 12 रुपये कम हो जाते हैं और सी वाले शेयर से 15 रुपये कम हो जाते हैं। यानी इससे 10 रुपये कम हो जाते हैं ए वाले से, बी वाले से 12 रुपये कम हो जाते हैं और सी वाले से 15 रुपये कम हो जाते हैं। कम होने के बाद ए, बी और सी शेयर्स का जो रेशियो बनता है वो बनता है 5:7:9 का, कम होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए एक कंसेप्ट लगाएंगे, कुल कम कर देते हैं डायरेक्ट, कुल कम कर देते हैं डायरेक्ट, मतलब टोटल शेयर से कितना कम हुआ, यानी टोटल शेयर अमाउंट तो था 1087 रुपये, ए से 10 रुपये कम हुआ, बी से 12 रुपये कम हुआ, सी से 15 रुपये कम हुआ, यानी टोटल अगर शेयर से कितना कम आ गया, अब मतलब अगर जोड़ेंगे फाइनली तो टोटल शेयर से कितना कम हो जाएगा, तो 10, 12 और 15, यानी कितना हो जाएगा टोटल, 10, 12, 22, 15, 37, यानी कि 37 रुपये कम हो जाएगा टोटल शेयर से। यानी 1087 जो था उससे अब 37 रुपये कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक शेयर से ए वाले, बी वाले और सी वाले से घट जा रहा है, जिसकी वजह से शेयर, टोटल शेयर का भी अमाउंट कम हो जाएगा। दूसरी चीज कि घटे हुए शेयर्स पर हमें रेशियो दे रखा है, घटे हुए शेयर का हमें अनुपात दे रखा है। तो घटे हुए शेयर का हमें अनुपात दे रखा है, यानी इसको अगर हम लोग टोटल जोड़ ले, इस अनुपात को टोटल जोड़ ले, 7, 5, 12, 9 कितना होगा, 21 यूनिट। तो ये 21 यूनिट किसके बराबर होगा, घटे हुए शेयर के बराबर होगा।
क्योंकि घटे हुए शेयर के बाद ये अनुपात बना है, तो घटे हुए शेयर के ही बराबर होगा। यानी कि कुल मिला जुला के बात इतना ही है कि जो 21 यूनिट है यानी 21 यूनिट है वो 1087 में से 37 घटाएंगे तब बराबर पे आएगा। तो 21 यूनिट जो है वो कितना के बराबर आ जाएगा, 1050 के बराबर आ जाएगा। देखिए 21 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका कितना, 50 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी का जो शेयर है वो कितना होगा। तो बी का शेयर कितना होगा, बी का देख लीजिए कितना है, तो बी कितना है, इतना है ना, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट है तो 7 यूनिट है, तो 7 गुणे 1 यूनिट का मान कितना है, 50। तो 7 5 कितना होगा, 35, यानी 350 रुपये। तो घटने के बाद देखिए, घटने के बाद 350 रुपया हुआ, यानी शेयर में घटने के बाद कितना अमाउंट बी से घट रहा है, 12 रुपया। 12 रुपया शेयर अमाउंट में घटने के बाद 350 रुपया बी का शेयर हो रहा है। ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग शेयर पूछता तो हम लोग क्या करते, 350 तो घटने के बाद आया, कितना घटा है तो 12 रुपये, तो स्टार्टिंग में कितना होगा, तो 350 प्लस 12 जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा, 362। यानी अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 362, घटने के बाद बात करें तो कितना, 350। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है। यहाँ पर तो घटने के बाद ही पूछ रहा है, ऐसे क्लियरफाई करता है अगर स्टार्टिंग वाला भी पूछेगा तो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 26, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 का, इसमें कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे कि दूध की पानी से अनुपात 3:7 हो जाए। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दूध को हम लोग क्या मान ले, मिल्क एम मान लेते हैं, और पानी वाले को क्या मान लेते हैं, डब्लू मान लेते हैं। ठीक, कुल कितना दिया, 30 लीटर, यानी शुरुआती में दूध पानी का जो भी मिश्रण है वो कुल 30 लीटर है। ठीक है, अब देखिए शुरुआती में जो अनुपात है दूध और पानी का वो है 7:3 का। ठीक है, लेकिन जो बाद में अनुपात हुआ दूध पानी का, यहाँ पर दूध पानी नहीं लिखना है, केवल सीधे लिखेंगे अनुपात कितना है, 3 और 7 का। ठीक है, परिवर्तित हुआ 3:7 का हो गया। ठीक, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, पानी मिलाने के बाद ये अनुपात 3:7 का हो रहा है। तो वही बता रहा है कि कितना पानी मिलाया गया जिसकी वजह से ये अनुपात बदल गया। वो भी बात कर रहा है कि पानी मिलाया गया, यानी पानी की मात्रा बदल रहा है। यहाँ पे केवल पानी बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बस प्रश्न में ध्यान दीजिए कि पानी की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। दूध जितना पहले लिए थे दूध बाद में भी उतना ही है, यानी दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब रेशियो अनुपात पर ध्यान देंगे कि अनुपात में दूध का वैल्यू परिवर्तित हो रहा है। यानी अनुपात में अगर देखिए तो पहले दूध और पानी का अनुपात 7:3 का है, बाद में 3:7 का हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दूध का पहले 7 यूनिट था अनुपात में वैल्यू, उसके बाद 3 यूनिट हो गया, जबकि दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो दूध की मात्रा में जब परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर उसके अनुपात में कैसे परिवर्तन होगा, नहीं होना चाहिए ना, फिर भी हो रहा है। इसका मतलब ये असंतुलित है, यानी अनुपात असंतुलित है, संतुलित करना होगा इसको। अगर दूध के वैल्यू को हम लोग बराबर कर दें अनुपात में तो संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बराबर करेंगे, संतुलित करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ भी काम करेंगे। तो सबसे पहले तो संतुलित करना है। संतुलित करने का तरीका बताए हैं कि अगर दूध वाले भाग को संतुलित करना है तो इस 3 को उठा के यहाँ से गुणा करना है और इस 7 को उठा के यहाँ गुणा कर देना है। अब जो नया अनुपात आ जाएगा वो आप देख लो, मिल्क और वाटर का संतुलित अनुपात मिलेगा आपको, 7 या 21 अनुपात 9, और इसका हो जाएगा कितना, 7 या 21 अनुपात 49। अब देखिए संतुलित हुआ, दूध का दोनों वाले अनुपात में बराबर वैल्यू है, क्योंकि दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है, और परिवर्तन नहीं है तो फिर रेशियो अनुपात में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। अब सही है, संतुलित है। अब हम लोग आगे काम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो पानी की मात्रा उसमें केवल परिवर्तन होता है, तो पहले अनुपात में देख लेंगे। हम पहले भी सीखा है कि लीटर जो मात्रा एक्चुअल वास्तविक मात्रा निकालने से पहले हम लोग अनुपात वाले को देख लेते हैं सबसे पहले। तो इस अनुपात वाले में देखेंगे तो 9 से 49 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, +40 यूनिट।
यानी कि प्लस 40 यूनिट, 40 यूनिट बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 40 यूनिट बढ़ रहा है। तो यूनिट में तो 40 यूनिट पानी डाला जाता है, ये तो समझ में आएगा कि 40 यूनिट पानी और ऐड किया जाता है, जिससे कि अनुपात 3:7 का होता है, 40 यूनिट ऐड किया जाता है। लेकिन 1 यूनिट का अगर मान हमें पता चल जाए तो लीटर में निकल जाए, क्योंकि प्रश्न लीटर में पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ध्यान दीजिए। ये जो शुरुआती वाला जो अनुपात है दूध और पानी का, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 30 यूनिट, ठीक। और ये जो शुरुआती वाला जो अनुपात है दूध पानी का, ये टोटल अगर जोड़ लेते हैं तो कितना के बराबर होगा? टोटल 30 लीटर के बराबर, क्योंकि शुरुआत में कितना था? 30 लीटर। यानी मिश्रण मतलब दूध और पानी का कुल मात्रा भी शुरुआत वाला दिया है 30 लीटर, ठीक। और यूनिट यानी कि रेशियो में भी हम लोग जोड़ लेंगे तो 30 यूनिट, ठीक। तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 30 यूनिट जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा? 30 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1 लीटर। 1 यूनिट का मान 1 लीटर, तो यहाँ 40 यूनिट ऐड किया जाता है। क्या? पानी। 40 लीटर पानी और 40 यूनिट। तो 40 यूनिट, यूनिट की जगह पे 1 यूनिट का वैल्यू है 1 लीटर, तो 1 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 लीटर। यानी कि यदि और 40 लीटर पानी डाल दे, 30 लीटर मिश्रण वाले दूध और पानी का जो अनुपात है 7:3 का, उसमें अगर और 40 लीटर पानी डाल दिया जाए तो उसका मिश्रण का जो अनुपात हो जाएगा वो 3:7 का हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और हमसे यही प्रश्न में पूछ रहा था, यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि तो 40 लीटर पानी और ऐड करना हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 27, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा परसेंटेज का यूज किया गया, इसमें प्रतिशत है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है ना, वैसे वैसे आपको केवल लिख लेना है बस। और A/B/C हमें पूछ रहा है। 30% ऑफ ए कह रहा है, तो 30% ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 30/100 लिख सकते हैं। परसेंट है ना, तो परसेंट मतलब 1/100, पता है सबको। तो 30/100 ऑफ का मतलब गुणा ए बराबर है 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 25/100 गुणे बी हो जाएगा। उसके बाद 1/5 गुणे कितना हो जाएगा? सी, ठीक। अब कुछ करना उरना है नहीं, सॉल्व कर देना है। 1 0 कट जाएगा, ये बचेगा 3/10 ए, ठीक। गुणा में है ना, बराबर ये कट जाएगा चौके, तो ये हो जाएगा कितना? 1/4 बी बराबर 1/5 सी। बिल्कुल सही। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है बस, ठीक है। समझाने के लिए इतना वक्त लग जा रहा है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट 10, 4, 5 अगर रेशियो लिख दे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 लाना होगा कैसे। ये वाला आपको एक नोट में तरीका बताते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। 1/m ए बराबर 1/n बी बराबर 1/p सी, ऐसे होगा। तो अगर हमें A/B/C निकालना होगा तो डायरेक्ट लिखते M/N/P, M/N/P हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी जगह 1 है, सभी जगह क्या है? 1 है। और यहाँ पर सभी जगह 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बोलिए? 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बोलिए? सब में 1/3 से गुणा करेंगे, सब में 1/3 से गुणा करेंगे, सब में 1/3 से गुणा करेंगे। देखिए 3 से 3 कट के कितना आ जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा 1/10 ए हो जाएगा बराबर इसका कितना हो जाएगा? 4 × 12, 1/12 बी हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा? 5 × 15, 1/15 सी हो जाएगा। निकालना है A/B/C, क्या हो जाएगा बोलिए? 10, 12 और 15, 10, 12 और 15, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा? A/B/C का वैल्यू हो जाएगा। देखिए 5 सेकंड से ज़्यादा इसमें वक्त नहीं लगने वाला है, ठीक है। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। शुरुआत में हम इस कंसेप्ट को बताए हैं, देख सकते हैं आप रिवर्स जाकर। तो या ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हैं, 10, 12 और 15 अनुपात है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब यहाँ से जितने भी बाकी के क्वेश्चन है वो सभी आपके लिए रहेंगे, आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी समस्या होगा वो आपको डाउट सेशन में बता दिए जाएंगे, और जो भी क्वेश्चंस बन जाएंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। सब चीज़ें, सभी कंसेप्ट रेशियोज एंड प्रोपोर्शन से क्लियर कर चुके हैं और किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला है। और इन सभी क्वेश्चंस को इसीलिए दे रहे हैं कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और खुद से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल की क्वेश्चंस भी हैं, आप उसको कोशिश कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 29 हियर इज
फाइंड द रेशनल नंबर विच रिलेट्स विद 1/27 इज द सेम रेशियो एज द रेशियो बिटवीन 3/11 एंड 5/9। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन ये, कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक है। नहीं बनेगा उसके बाद डाउट सेशन में आपको हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे किस तरीके से बनेगा। ओके, सो हियर इज द फाइंड द रेशियो। ओके, हियर इज द रेशियो बिटवीन द हियर मिस्टेक हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेकिंग, ठीक है। यहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12, 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 to 25 हियर इज। ओके, सो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल, देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसके कॉमन सेंस दिमाग लगाकर बनाने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआत में इसके कंसेप्ट भी बताया हमने, स्टार्टिंग में आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरे अच्छी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो होप ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है, क्या है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर इतना 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 एंड इतना सो दैट द न्यू नंबर में बी प्रोपोर्शनल। कितना घटा दीजिए कि नया नंबर प्रोपोर्शनल हो। देखिए ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके कंसेप्चुअल, तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, सिंपल है। एंड द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3 or 5 इफ each number is increased by 10 the ratio becomes 5. okay, 5:7 है ना, तो फाइंड द नंबर। सो हियर वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नहीं क्लियर हो पाता है सो डाउट सेशन में हम आपको इस क्वेश्चन को कराकर आपको वीडियो दे देंगे स्पेशल। ओके, सो क्लियर, यहाँ तक आपकी जो है पूरी जो है चैप्टर है एंड हो जाती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरी तरीके से ये क्या होता है, चैप्टर एंड हो जाता है। और यहाँ से आपको केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बाकी कंसेप्ट जितने भी थे रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, इससे भी अच्छा जो कंसेप्ट लेकर आए, अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स लाने बाकी है और सभी चैप्टर्स फुल एंड कंप्लीट कंसेप्ट के साथ आएंगे। और आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो हम कंप्लीट कोर्स की बात करें, वो सभी कंप्लीट कोर्सेज यानी कि सभी चैप्टर्स कंप्लीट एक वीडियो में आएंगे। ओके, जस्ट वेट करते रहना है एंड समय के साथ टाइम टू टाइम आपको हर एक चैप्टर्स की पूरी कंप्लीट चैप्टर्स वीडियोज मिल जाएंगी। ओके, सो इतना ही इस वीडियो इस चैप्टर में, ठीक है। बाय बाय।